प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले एवनफील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ की सजा कलअदम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, नून लीगी क़यादत की वजारत उज़्मा की राह में हायल रुकावटें खत्म। दूसरी जानिब पार्टी सरबराही से चेयरमैन पीटीआई फारिग, बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन पीटीआई के लिए नामजद, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी खान बाहर। पीटीआई सियासी के बजाय वकला जमात बन गई। क्या गौहर खान पार्टी को मुत्तहिद रखने में कामयाब होंगे? इसके अलावा बात करेंगे 8 साल में करप्शन केसेस की तहकीकात में 6 अरब खर्च करने के बावजूद नैब बड़े मगरमच्छ पकड़ने में नाकाम। मेगा करप्शन केसेस में हाई प्रोफाइल शख्सियात ने 900 अरब का कौमी खजाने का नुकसान कर डाला। हाई प्रोफाइल केसेस में नामजद मुल्जिमान छूट गए, इंक्वायरीज बंद। अहम इंकशाफात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे माशी मुश्किल में भी माफिया लूटने से बाज नहीं आया। सेनेट खजाना कमेटी में सोलर पैनल इंपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकों को जुर्माने, 8 अफराद की 40 अरब से जायद ओवर इनवॉइसिंग, 63 दरामद कुनंदा के मुलव्विस होने का इंकशाफ, 13 माह में इदारे मुलव्विस किरदारों को सजा देने में नाकाम। कस्टम हुकाम के इकदामात कमेटी ने मुस्तरद कर दिए। आज खजाना कमेटी में मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए, इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। और सबसे पहले क्लास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाखावर साहब साबिक जज और माहिर कानून है, उनको वेलकम करेंगे और उन्हीं से डिस्कशन का आगाज करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज की हैपनिंग्स काफ़ी सारी हैं जिससे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम जो ये फैसला आया है एवनफील्ड का और इसमें नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, एक बड़ी हिस्ट्री है इसकी। बताइएगा इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि हम अदालती मामलात को देखते रहते हैं, मैं खुद प्रोफेशनल वकील हूँ, तो हमें जो वाइब्स आ रही होती है उधर से पता चल रहा होता है कि क्या फैसला आने वाला है। मैं तो चले खुद वकील हूँ। आजकल जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं ना हमारे सहाफ़ी हजरात, वो भी वकीलों से ज्यादा जो है उनका लीगल एक्यूमेन होता है, और वो भी एंटिसिपेट कर लेते हैं कि किस केस में या जो बेंच है उसके बाद जो शाखावर साहब, आपने एक कदा जज भी रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप जज भी रहे हैं हाई कोर्ट के, सिर्फ वकील नहीं रहे। आप उस तारुफ को थोड़ा सा आप पीछे ले जाएंगे, जज भी रहे हैं, सो रीडिंग आपकी डबल हो जाती है, डबल ज्योपर्डी चल रही है ऑन ए लाइटर नोट, डबल ज्योपर्डी, जज भी हैं वकील भी हैं आप सर। जी सर। जी बिल्कुल। नहीं, आपने ठीक याद दहानी करवाई सर। देखिए, बात यह है कि जज तो मैं बहुत थोड़ा सा रहा हूँ, ज्यादा तो मैं पहले भी वकील था और अब भी वकील हूँ। देखिए, मैं जो बात ये कर रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं, और खास तौर पे जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है जिन केसेस का, तो उसके फेट्स हमें पता होते हैं। ये 2016 में जब ये एवनफील्ड शुरू हुआ और उसके बाद जब 2018 से इलेक्शन से पहले एक 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था, और वो भी जो ऑर्डर्स कर रहे थे, पहले उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को नायल करार दिया एक मामूली सी बात के ऊपर, फिर जेएटी बनवाई, जेएटी बनवाने के बाद नैब को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इतने रेफरेंस। ये सर कौन सी मामूली बात थी सर? मैं सॉरी, मुझे हालांकि अच्छा नहीं लगता, आप बड़ी तफसील से बात कर रहे हैं। कौन सी मामूली बात थी जिस पे आपका ख्याल है कि उनको सजा दी गई, नायल किया जाए? अब अकामा की बात कर रहे हैं, अकामा वाज मामूली थिंग सर। नहीं सर, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी और बैरून मुल्क में नौकरी कर रहा हो सर, इज इट ए मामूली बात सर? जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त भी जो इलेक्शन 2018 के से पहले जो सूरत हाल चल रही थी, तो उस वक्त भी हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे, हम देख रहे थे, और इवन जो थोड़ा सा भी जो है वो प्रूडेंट माइंड रखने वाले लोग हैं, इवन सहाफी भी, तजज़ियाकार भी, कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो रिजल्ट हमें सबको पता था कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो नायल कर दिया गया है, उनको पॉलिटिक्स से एक लंबे अरसे के लिए आउट किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी और व्हाटएवर, और उसके बाद किन को प्रमोट किया जाएगा। अब उसका रेप्लिका जो है वो अभी हमें नजर आ रहा है, जो 2018 में था वो आज वही सूरत हाल रिवाइव होगी। आज देखें, वही नैब जो इन्होंने प्रोसिक्यूट किया था इन तीनों रेफरेंसेस में, एक में वो बरी हो गए थे, 2 में सजा हुई थी, तो वो वही नैब थी, वही उनकी प्रोसिक्यूशन टीम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डिप्टी अटॉर्नी जनरल और स्पेशल प्रोसिक्यूटर वही है जो कल उनको प्रोसिक्यूट कर रहे थे, और आज वही प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो आज जो बरियत के खिलाफ जो अपील थी उसको वापस ले रहे हैं, और वहां पे जो एक सूरत हाल है।
तो बहरहाल ये फिर सर समझता हूं कि एक मैं मकाफात आपकी अमल है। आपने बड़ी एक अहम बात की, पता तो मतलब हमारे जैसे लोगों को तो पता होता है, लेकिन आम आदमी के लिए नई बात होगी जो आपने की, बड़ी अहम बात कि प्रोसिक्यूटर भी वही हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी वही हैं जिन्होंने माजी में इनको प्रोसिक्यूट करके सजाएं दिलवाई थी, आज वही खड़े होकर बरी करवा रहे थे। आप खुद जज रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेशनल, आप एक वकील हैं, बड़े केसेस आपके क्रेडिट पे हैं। ये किसी लम्हे हमारे यहाँ कोई इस तरह का ज़मीर कोई बंदे का नहीं, कोई थोड़ा सा उसको रोकता कि एक साइड में मैं कल खड़ा था, कल इनको मुजरिम समझता था, मैंने प्रोसिक्यूशन करे, सजा दिलवाई, आज मैं ये काम करने को तैयार हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज कन्विंस्ड कि वो गिल्टी हैं। आज मुझे कहा जा रहा है ये नहीं गिल्टी। हमारे यहाँ कोई ऐसा करैक्टर नहीं है, कोई बंदा नहीं बच गया जो थोड़ा सा स्टैंड ले ले के एक्सीलेंसी, थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं जा सकता एक ही फाइल में, एक ही फैसले में दो चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मैं क्विट कर रहा हूँ। ये हमारे यहाँ ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है सर। कोई मोरालिटी, कोई मॉरल स्टैंड, कोई कहीं ना कहीं पे ज़मीर, कहीं पे कानून, कोई थोड़ा सा, कोई हल्की सी, ये ख़त्म हो गई सारी चीज़ें कि जिन्होंने सजा दिलवाई वही आज बरी करवा रहे हैं सर। जी जी जी, मैं आपको बताऊं सर कि ये तो मैं समझता हूं कि जो आजकल बेरोजगारी का आलम है और जो नौकरियां करनी है, बेशक वो लॉ ऑफिसर्स हों, वो प्रोसिक्यूटर्स हों, वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स हों या प्रोसिक्यूटर जनरल हों, देखिए नौकरी जब करनी है तो फिर आपको बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। या तो आप अपने ज़मीर के मुताबिक काम करें या फिर नौकरियां करें। तो आपको मैं सिर्फ एक बात आपने सर मुझे स्पीचलेस कर दिया है। मैं आई विल कीप ऑन इंटरप्टिंग अ बिट, आप माइंड ना कीजिएगा, आई हैव लॉट रिस्पेक्ट फॉर, मुझे स्पीचलेस। मुझे याद आ गया सर, ये मतलब ये इसी दौर की कहानियां हैं, दुनिया के इसी हिस्से में होती हैं। जेम्स कॉमी सर, वो FBI का चीफ था सर, ट्रंप साहब का, ये 4 साल पहले की बात है। ट्रंप और उनकी 10 साल की पोस्ट है, उनको FBI के जो डायरेक्टर होता है, चीफ होता है, उन्होंने उनको कहा कि आप मेरे यहाँ लॉयलिस्ट रहेंगे, FBI के चीफ को कह रहे हैं, उन्होंने जेम्स कॉमी को कहा। जेम्स कॉमी ने कहा नो सर, मैं आपका लॉयलिस्ट नहीं रहूँगा, आप मुझसे ईमानदारी की तवक्को रखिएगा, जो चीज़ होगी मेरिट पे होगी, ईमानदारी पे होगी। उसको सैक किया ट्रंप ने, 6 साल उसकी सर्विस बाकी थी सर। हमारे यहाँ ऐसा कोई करैक्टर नहीं बच गया। जो आपने बेरोजगारी की बात की कि क्योंकि बेरोजगारी है, प्रोसिक्यूटर जो है वो भी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है, डिप्टी भी तैयार नहीं है, क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं सर। मतलब किसी को एक बंदा तो कोई रोल मॉडल हो, कोई जेम्स कॉमी टाइप, जिसको हम भी या रोमेटासाइज करें, उसको बड़ा बनाएं, हीरो बनाएं, कि उसकी कोई शान में हम कसीदे पढ़ें, कोई तबले मारें, कोई अपनी नस्लों को बताएं। एक भी नहीं बच गया सर। देखिए रुपलासा साहब, ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, आप जरा माजी में जरा झांकें, आपको याद आ जाएगा कि हमारे एक साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो ट्रायल में जिन्होंने अपना डिसाइसिव वोट जुल्फकार अली भुट्टो साहब की सजाए मौत में दिया था, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू दिया। अब जस्टिस नसीम हसन शाह की बात कर रहे हैं। बस मैं आप, चलो मैं नाम ले रहा हूँ, आप नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूँ सर। जी सर, ठीक है जी। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़े बबांगे दोहल ये बात की थी कि जज भी इंसान होते हैं, उनकी भी कमजोरियां होती हैं, उनके भी माशी मसाइल होते हैं, उनको भी अपनी नौकरियां बचानी होती हैं। तो वो फिर अक्सर जो है अपनी नौकरियां बचाने के लिए जो है वो फिर कंप्रोमाइजेस कर जाते हैं, प्रेशर्स के अंदर आ जाते हैं। तो जब इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं और वैसे फैसलों में शरीक रहे हैं, तो फिर आप जो इखलाकी गिरावट है, आप फिर एक बेचारे प्रोसिक्यूटर से या एक सर ये प्रोसिक्यूटर बेचारा होता है सर, इस पे सर जी थोड़ा सा ये प्रोसिक्यूटर बेचारे होते हैं जो जाते हैं 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल सजाएं दिलवाते हैं, करोड़ों के जुर्माने कराते हैं, लोगों को जेलें करवाते हैं और रुथलेसली क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं, विटनेसेस प्रोड्यूस करते हैं, फैमिलीज की फैमिली साफ जरा इफेक्ट होती हैं। तो आपका ख्याल है ये बेचारे होते हैं प्रोसिक्यूटर, और बाकी जो हमारे जैसे आप जैसे जालिम होते हैं जो बैठ के क्वेश्चन रेज करते हैं सर इन पे, प्रोसिक्यूटर इज बेचारा। डॉक्टर साहब बड़े, टू बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट सर, वो बेचारे ऐसे होते हैं कि उनका रोजगार लगा हुआ है, उनको एक तनख्वाह आ रही है, उनको मराहत मिल रही है। लेकिन एक बात आप जरूर ज़हन में रखिएगा कि जो हमारा नैब ऑर्डिनेंस है 1999, ये 2 ऑफिसेस के अच्छा सर, इससे पहले कि आप आगे जाएं, पता नहीं क्यों मेरा आज आपसे एक रैपिड राउंड फायर खेलने को दिल कर रहा है। वंस अगेन मैं अपोलॉजी सर, या मैं लेवरेज ले रहा हूँ आपसे थोड़े से तल्लुकात की बुनियाद पे। आप अगर होते, अगर चाहे मैं इस तरह की क्वेश्चन करनी नहीं चाहिए। हैड यू बीन देयर, एक दफ़ा आपके भी ये प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए समरी गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ साल पहले आपको भी लगाया जा रहा था, खान साहब के दौर की बात है शायद, आप भी प्रोसिक्यूटर आज हो सकते थे। आप क्या उस पर लेते हैं इन पोजीशन के, एक बंदे को आपने सजा दिलवाई हुई है, कन्विंस हो कि JAT की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे कि ही इज गिल्टी एज चार्ज, आज आपको कहा जाता नहीं, आपने वहाँ पे इनको फैसिलिटेट करना है और आपने कहना सर
एक ऑनेस्ट और ब्लंट रिप्लाई चाहिए। मुझे पता है आप ऑनेस्ट और इतने ब्लंट बात करते हो, तो व्हाट माइट हैव बीन योर रिएक्शन? आप भी ये कहते हैं कि यार मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, क्या करें, नौकरी है, जो बॉसेस कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, मैंने करना है सर। व्हाट माइट हैव बीन योर रिएक्शन सर? रघु भाई मैं आपको एक बात बताऊं सर कि 2018 में मुझे कन्विंस किया गया था कि मैं कंसेंट दूं टू बी द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। जी सर। मैंने दे दी कंसेंट, जी लेकिन आपको पता है कि मुझे क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया कि जिन्होंने बनाना था उन्होंने आपस में जब डिस्कशन की, उन्होंने कहा कि ये तो आपका भी कोई गैर कानूनी जो हुक्म या हिदायत है उस पर अमल नहीं करेगा, ही विल डू ऑन मेरिट्स। और ये उस वक्त की बात नहीं है, ये अभी भी जो अभी प्रोसिक्यूटर जनरल की पोस्ट खाली थी, मुझे अगेन ऑफर हुई थी और मुझसे कंसेंट जो है वो ली गई थी और मुझे कहा गया था कि आपकी सर्विसेज की जरूरत है, कि हमें इंडिपेंडेंट वहां पे चाहिए। लेकिन एट द 11th आवर मुझे नहीं बनाया गया। देखिए बात ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा अवतार हूँ या मैं कोई फरिश्ता हूँ या मैं जो है वो जो इंसानी जो गलतियां होती हैं उनसे मैं आरी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर मैं उधर होता तो मैं एटलीस्ट वो उस चक्कर में कि किसी को मैं जो एक दफा प्रोसिक्यूट कर रहा हूँ और फिर उसी को मैं फिर एक्सोनरेट कर रहा हूँ, तो फिर शायद मैं उस ओहदे पे जो है विराजमान ना रहता, कि वो इतनी भी मजबूरी नहीं है कि आप आपसे हम यही तवक्को रखते हैं। यस, सांस में आप एक हॉट ब्रीथ कर रहे हैं और दूसरे में आप कोल्ड ब्रीथ कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी तल्ख हकीकतें हैं पाकिस्तान में, तो ये तो हमें पहले भी हमने एक्सपीरियंस की और आइंदा भी कर रहे हैं। इससे पहले कि रबिया को सवाल करे, एक दो आपको याद होगा हुदैबिया ये स्कैंडल था जिसमें मतलब एक कहते ना ओपन एंड शॉट केस था, जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग की थी शरीफ फैमिली के तकरीबन हु वर इन्वॉल्व। इसाक डार साहब का उस पर बयान हल्फी था कुछ 40-42 पेजेस का, जिसके बाद पार्डन लिया था उन्होंने। उसको भी बाद में उन्होंने वन सिंगल बेंच के सामने, लाहौर हाई कोर्ट के सामने, आपको याद होगा उन्होंने इसको चैलेंज किया था जब उस वक्त ये चेयरमैन थे ये कमर जमान चौधरी साहब, उन्होंने किया था। सिंगल बेंच ने उसको क्लोज कर दिया था और कमर जमान चौधरी साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था, जिसको बाद में पनामा के प्रोसीडिंग में जस्टिस खोसा साहब ने पॉइंट आउट किया था कि भाई साहब आपने इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया। और बाद में खैर चैलेंज हुआ और फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब थे उस वक्त, उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर टाइम बार करके वो क्लोज हो गया, वो एक अलग चैप्टर है। आप क्या समझते हैं कि नैब अब जब नैब सरेंडर कर चुकी है, जब प्रोसिक्यूटर कर चुके हैं, नौकरियां बचा रहे हैं और बाकी सारे लोग कि जी क्या करें, बच्चे हैं, हमने ठेका तो नहीं लिया रियासत का, ईमानदारी का या अकाउंटेबिलिटी का, क्या नैब इसको नवाज शरीफ साहब की बरियत को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, या हम फिर उसी तरह का देखेंगे जो हुदैबिया ये मिल में हुआ था कि टाइम बार करके तो फिर 5-6 साल बाद जाकर उन्होंने किया तो क्या किया? आपको क्या लगता है, विल नैब गो फॉर दैट? जी मैं चूंकि जरा मैं इस केस से थोड़ा सा वाकिफ हूँ, हुदैबिया पेपर मिल्स वाले में जी, उसमें मैं आपको थोड़ी सी दुरुस्ती कर दूं कि ये जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में जो हुदैबिया पेपर मिल्स की जो क्वाशिंग है, जो इन्वेस्टिगेशन रोकने के बारे में एक पिटीशन फाइल हुई थी अंडर आर्टिकल 199, उसको 2 जजेस ने सुना था ऑनरेबल, और उन जजेस में आपस में इख्तलाफ हो गया। अभी रेफरी जज को गया था, ये होल्ड किया था कि ये प्रोसीडिंग्स बिल्कुल ऑल टुगेदर इलीगल है, इसको फौरन ड्रॉप कर दिया जाए, इन्वेस्टिगेशंस बाय द नैब इन हुदैबिया पेपर मिल्स। और दूसरे जज साहब का और ओपिनियन था, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जारी रहनी चाहिए। जब डिवीजन बेंच में 2 जजेस में इख्तलाफ हो जाए तो फिर वो रेफरी जज के पास चला जाता है। तो रेफरी जज के पास जब वो गया तो रेफरी जज ने उन जज साहब के साथ इत्तेफाक किया जिन्होंने उस प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करने की सिफारिश की थी, फैसला किया था जी। फिर ये मैटर चला गया उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल के पास, नैब के पास। तो फिर चूंकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है उसने ओपिनियन देनी होती है कि किस केस को आगे प्रोसीड करना है, किसको चैलेंज करना है या नहीं करना। उस वक्त के आगा साहब थे प्रोसिक्यूटर जनरल, उन्होंने कोई 8-10 सफ़ों की एक ओपिनियन बनाई और उन्होंने फिर ये रिकमेंड किया चेयरमैन नैब को कि इस पर अपील नहीं फाइल करनी चाहिए। और जिस वक्त आप बात कर रहे हैं कि जब ये पनामा लीक्स की जो प्रोसीडिंग चल रही थी 5 रुकनी बेंच में, उसमें कमर जमान चौधरी साहब को बुलाया गया जो कि उस वक्त चेयरमैन नैब थे, तो उस वक्त उनको कंपेल किया गया एक किस्म का बेंच की तरफ से कि आप ये रिलेटेड स्टेज पे टाइम बार्ड अपील भी फाइल करें। तो वो चूंकि इतनी होपलेसली टाइम बार्ड थी कि वो जब बेंच में गई और जस्टिस फायजीसा जो है उसकी सरबराही कर रहे थे, तो उन्होंने फिर वो
टाइम बार्ड की बेसिस के ऊपर उसको जो है वो डिक्लाइन कर दिया कि ये ऐसा नहीं हो सकता, कि इसको हम कंडोम नहीं कर सकते। तो उसकी पोजीशन तो ये अच्छा थी। सर, तो अभी आप प्रोसिक्यूटर होते, जैसे आप कह रहे थे कि आपको नहीं किया गया था बाद में फॉर सर्टेन रीजंस, कि आप उस तरह यस मैन यस बॉस टाइप नहीं थे, आप क्या एडवाइस करते हैं आज, या ये क्या करेंगे मौजूदा प्रोसिक्यूटर वहाँ तो जब सरेंडर कर रहे हैं, नहीं उन्होंने हो गया, तो ये प्रोसिक्यूटर मशवरा देंगे चेयरमैन नैब को कि आप जाएं और लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट में? वो तो फिर मैं आपको वो तो बताऊं आज कि- उन्हें अपना माइंड दे दिया, फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं आपको जाएगी बताऊं, ये? जो अदालतों में पेश होते हैं वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स होते हैं या डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल होते हैं, जो कि नैब की तरफ से पेश होते हैं। सर अब वो बाउंड होते हैं बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। ट्रू सर। उनको वो अपने तौर पे नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि उनको जो भी वहां बयान देना है उन्होंने कंकरेंस उससे जो पहले अप्रूवल लेनी है प्रोसिक्यूटर जनरल से, और नैब ऑर्डिनेंस के तहत प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उसके पास ये पावर है कि वो किस चीज को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, किस केस पे, किस में प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते हैं। इवन अगर प्रोसिक्यूशन किसी केस में चल भी रही है, मुकदमा चल भी रहा है, तो किसी भी स्टेज के ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल उस प्रोसीडिंग्स को वापस ले सकता है। तो ये नैब का कानून है जो ये कहता है। तो सर अभी जिन्होंने नैब के केसेस बनाए थे, मतलब अगर आज के फैसले को देखें तो फिर वो जिन्होंने केसेस बनाए, जेआईटी बनी थी, 5 लोग शामिल थे उसमें, 3-4 महीने लगे, इन्वेस्टिगेशंस हुई, 11-10 वॉल्यूम बनाए गए थे, हमने यहाँ रिपोर्टें चलाई, फट्टे चल गए, ब्रेकिंग खबरें चल गई, सारा काम ये होता रहा, पूरा मुल्क जैम पैक रहा था, सब कुछ रहा, सड़कें यहाँ सुनसान हो जाती थी जब शोज होते थे। तो उन लोगों पे नहीं होनी चाहिए जिन्होंने सारे केसेस बनाए थे? फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं कि मेरे पे झूठे केसेस थे, गलत थे, जिन्होंने बनाए थे आज वापस ले लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ, इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ, उस वक्त के चेयरमैन नैब एंड कंपनी, सब लोगों के खिलाफ जो इसमें थे। और स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था इस पे कि इनके खिलाफ केसेस करें, 5 रुकनी बेंच था, कोई छोटा भी था, जिसमें से मेरा ख्याल 3-4 बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी लगे, कोई छोटा केस नहीं था। तो फिर मतलब लोग किसको वो समझे कि मियाँ साहब बेकसूर थे, या कंप्रोमाइज होगी पूरी हमारा सिस्टम, कंप्रोमाइज हो गया, लोग कंप्रोमाइज हो गए और अपनी नौकरियां बचाने में लग गए? आई एम रियली एट लास्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या होना चाहिए? कोई नैब पे नहीं होने चाहिए मुकदमे सर ये? देखिए, मैं रुखसा बताऊं कि आपका जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है 1999, उसमें बाकायदा एक सिक मौजूद है, मुझे अभी वो याद नहीं है, लेकिन वो जरूर ऐसी है कि जिसने भी, वो प्रोसिक्यूटर है, इन्वेस्टिगेटर है, या कोई भी नैब का ऑफिसर है जिसने झूठ की बुनियाद पर कोई मुकदमा बनाया है और उसमें से अगर कोई बरी हो गया है, तो उसके खिलाफ तादीदी कार्रवाई नैब ऑर्डिनेंस खुद रिकमेंड करता है। ये मैं आपको बड़े जिम्मेदारी, मतलब आप ये कह रहे हैं खुद जज, खुद जूरी और खुद हैंगमैन, मतलब नैब को खुद अपने आप का खिलाफ है कि ये खुद अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने चेयरमैन के खिलाफ, अपने इन्वेस्टिगेटर के खिलाफ, अपने प्रोसिक्यूटर के खिलाफ? ये किस तरह की क्लास थी सर जो बनाएगी? चलो कोई और इदारा हो जहाँ पे फोरम हो, जहाँ पे जो एग्रीव्ड बंदे, आप, मैं, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब, ABTCD कोई भी जाए, नैब कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, मतलब है वो जज, जूरी, हैंगमैन हम खुद ही हैं। ये इंसाफ का तकाजा इस तरह तो नहीं होता सर? नहीं, ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये, उसमें मुझे शिक याद नहीं क्योंकि मेरे सामने अभी नैब ऑर्डिनेंस नहीं है, लेकिन उसमें ये जरूर है कि जो भी झूठी प्रोसिक्यूशन करेगा, किसी को इम्प्लिकेट करेगा गलत किसी मुकदमे में और बाद में वो बरी हो जाएगा, तो उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई का एक प्रोविजन जो है वो नैब ऑर्डिनेंस 1999 आज तक किसी को हुई है सर? बड़े लोग बरी हुए हैं, आज तक किसी नैब के अफसर कभी हुआ है यहाँ पे 20-22 साल इसकी तारीख में सर? कभी भी नहीं हुआ। देखें, ये एक प्रोविजन ज़ाब्ता फौजदारी में भी मौजूद है, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ अगर गलत प्रोसिक्यूशन हुई है तो उसके खिलाफ जो है वो झूठी जो है वो एक इंफॉर्मेशन देना किसी भी अदालत को या पुलिस को या किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को, ये भी जुर्म है और उसमें से लोग बरी हो जाते हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट के खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ऐसे ना समझिए, दूसरे लफ्जों में ना समझिए कि कानून मौजूद है लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं हुई। कोई आपका सवाल है तो ठीक है, नहीं तो जी बस क्लास साहब, जो आपने लास्ट सवाल पूछा मैं यही करना चाह रही थी कि आम आदमी इससे क्या समझे? शाखावर साहब, इसकी कोई मेरे ख्याल से 107 समातें हुई, 9 माह ये केस चलता रहा, 10 वॉल्यूम इसके ऊपर छप गए। अब सिर्फ ये नहीं कि हम इसमें ये कहें कि नैब इन्वॉल्व था, जितने इसके ऊपर प्रोग्राम्स होते रहे, पूरा मीडिया बोलता रहा, डॉक्यूमेंट्स बाहर निकलते थे, उसके ऊपर एनालिसिस लिया जाता था, तमाम माहिर कानून बैठते थे, वो अपनी माहिराना राय देते थे, कोई भी उस वक्त ये बात नहीं
नहीं करता था कि ये एक मैनेज्ड केस है, फैब्रिकेटेड है। सो अभी ये एक्सेप्ट करना कि ये तमाम चीज़ें जो थी मैनेज थी या किसी किस्म की कोई टारगेटेड कार्रवाई हो रही थी, थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से। देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी कैंडिडली बताऊं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे गलत केसेस बनते हैं, लोग बरी हो जाते हैं, उनके पास कुछ इख्तियार होता है कि वो कंप्लेनेंट्स के खिलाफ या जो प्रोसिक्यूटर्स उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि वो रिगर्स ऑफ ट्रायल्स में नहीं पढ़ना चाहते, वो इसी पे इक्तफा कर लेते हैं कि चले हम बरी हो गए हैं, हम क्या उनके खिलाफ जो है वो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो यूरोप और अमेरिका में बहुत ज्यादा है। वहां पे कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जुर्रत नहीं कर सकती कि किसी के खिलाफ फैब्रिकेट करके मुकदमा बनाए। उसकी वजह यह है कि अगर वो मुकदमा गलत साबित हो जाए तो वो जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वहां के लॉ टॉट्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो अगर उनको सू कर दिया जाए तो वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो इसलिए वहां पे मिसालें ये मौजूद हैं कि वहां पे कोई ये जरूरत नहीं करता कि किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल कंसिडरेशन या किसी के कहने के ऊपर। खबर साहब, वहाँ का प्रोसिक्यूटर एफबीआई का, वहाँ का प्रोसिक्यूटर एफबीआई का या दीगर इदारों का जो भी है वहाँ पे, वो ये जुर्रत भी नहीं करते ना सर कि किसी को सजा दिलवाने के 4 साल बाद अदालत को कहें जी कोई नहीं मसला जी, हमारी सारी गलबात हो गई है तो तुझे जान दो सर जी, कोई नहीं, सानू कोई एतराज नहीं। वहाँ पर तो ये काम भी तो नहीं होता ना सर। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो तो अगर जेम्स कॉमी जैसे बंदे ने 6 साल की एफबीआई की नौकरी छोड़ दी उसके डायरेक्टर की, बाकी तो छोटी सी बातें हैं। बारा सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग blunt and honest sir, we are grateful, thanks a lot। खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को लेके आगे चलेंगे, थोड़ा नैब के हवाले से बात करेंगे कि नैब ने कितने अरसे में कितनी रिकवरीज की और क्या जिन केसेस पर वो काम करते रहे उनका नतीजा क्या निकला। हमारे साथ जाहिद गिशकोरी साहब मौजूद होंगे, उनकी खबर है उसके हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए जी। वाहिदुल साहब जी। अच्छा जाहिद साहब, हम बात करेंगे कुछ नैब के हवाले से, जो आपकी भी खबर है, आपने काफ़ी रिसर्च इसमें जो है वो रिफ्लेक्ट करी है। इट इज़ अबाउट नैब्स परफॉर्मेंस। आज हमने देखा है जो एक फ़ैसला आया है तो एक रेलेवेंस है इस तमाम रिसर्च का। ज़रा ये बताइएगा कि ये जो नैब की परफॉर्मेंस को आपने एक्सप्लेन किया है, पिछले 8 बरस में मजमूई तौर पर 27 अरब जो हैं वो नैब ने खर्च किए हैं और रिकवरीज जो हैं वो नहीं हो सकी। और अगर 6 बरसों की बात करें तो आपकी ही रिपोर्ट के मुताबिक उस पर 6 अरब रुपए जो हैं 8 बरसों में बल्कि 6 अरब रुपए खर्च हो गए हैं। तो ज़रा डिटेल्स बताइएगा कि ये नैब क्या परफॉर्म कर रही है। देखिए, आज के केस के तवज्जुह से मैं बताऊं आपको, जो पानामा केस है ये 2016 में इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब पूरी तफसील है वो बहुत मीडिया हम लोग कवर कर चुके हैं। इस एक केस पे ओवरऑल 1 अरब रुपया खर्चा हुआ है सरकार के मुख्तलिफ इदारों का, और इसका हासिल निकाल ये पनामा का कह रहे हैं जाहिद, आप पनामा का कह रहे हैं। पनामा केस में जिस पे आज बरी हुए 1 करोड़ 1 बिलियन रुपीस के एक्सपेंडिचर हुए हैं इस पे जी, उसका मैं आपको ब्रेकअप भी देना चाहूंगा। ये एक सिर्फ मिसाल आपको दे रहा हूँ जी जी। आप देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस टेकअप किया तो वहां पर 95 इसकी समातें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के 230 घंटे खर्च हुए थे जिसमें दलाइल सुने गए थे। इसके अलावा 2 जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी। पाकिस्तान ने 2 गैर मुल्की फर्म की सर्विसेज हासिल की थी। मुख्तलिफ चोटी के वकला की सर्विसेज हासिल की गई। तो मजमूई तौर पर 7 साल के अरसे में ये एक बड़ा केस, जो कि कहां से कहां तक इसके ताने बाने मिलाए गए थे, जिसमें अमेरिका से लेकर यहाँ यूएई में, कतर में हासिल निकाल ये हुआ कि बाइज्जत यहाँ पर जितने मुल्ज़मान थे वो बरी हो गए। तो इस तरह से मैंने 50 पाकिस्तान के जो मेगा करप्शन के केसेस थे, जो कि लगभग 900 अरब रुपए उन बड़े किरदारों पर इल्जाम था कि उन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, इस पर सरकार के जो खर्चे आए हैं। आप एक मिसाल मैं देता हूं आपको एसेट रिकवरी यूनिट की और नैब के हुकाम की। इन्होंने 41 इंटरनेशनल ट्रिप किए हैं गुज़श्ता 7 साल में। 41 इंटरनेशनल ट्रिप्स 11 ममालिक के, और इस पर हुकूमत पाकिस्तान के 26 करोड़ से ज़ायद इन इंटरनेशनल ट्रिप्स पर खर्चे हुए हैं।
और हासिल निकाल सिफर और है। इसमें इनके चलो वो टिकटों इंटरनेशनल के, ट्रिप्स, मैं जय सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जय सॉरी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, बात काट रहा हूँ आपकी। मतलब है इनके जो ट्रिप्स 46 फॉरेन कंट्रीज के इनके ट्रिप्स हुए हैं, वो टिकटों को तो निकाल रहे, साफ ज़ाहिर है बिजनेस क्लास से कम तो जाते नहीं होंगे, बड़े लोग हैं, हमारी तरह वाली क्लास तो नहीं है कि इकॉनमी में जाते ये। उसके बाद इनका होटलों में रहना, बैठना, उठना, मिलना, लोगों से सब कुछ करना, प्लस TADA जो डॉलरों में मिलता है, मतलब 46 जो ट्रिप्स बता रहे हैं, दीज आर मैसिव। तो उसके भी ब्रेकअप आपने किए, क्योंकि आप इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, आप जाते हैं ज़रा, वो कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स, यू गो इनटू द डिटेल्स, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि एक एक चीज़ आपने उंगली पे गिनी हुई है। कोई ये भी आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है कि जनाब के ये जो अफसरान गए थे सारे बड़े बड़े लोग, इन्होंने TADA के नाम पे इन्होंने कितने डॉलर लिए थे? बाकी टिकटें शिकटें रिहाइश वगैरह को साइड पे कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, कोई इस पे काम किया आपने? मैं आपको एक किरदार का बताऊं अगर, जिसमें एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने 20 इंटरनेशनल ट्रिप किए, स्विट्जरलैंड, बीजिंग, लंदन, अमेरिका, इसके तमाम पर्टिकुलर हैं मेरे पास, जिनमें 13 करोड़ से जायद एसेट रिकवरी यूनिट के खजाने पर उससे खर्च हुए, और उसका हासिल निकाल तो हमारे सामने नहीं कोई आया। बात ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, वो खा पी भी गए हैं, गिलास भी टूटा है, 12 आने भी गए हैं, ये तो तीनों काम हुए, मिसाल ही गलत हो गई है सारी। वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, इसमें तो यही तीनों काम हुए हैं। जुल्म है। देखिए ना, ये जितने हाई प्रोफाइल केसेस से मैंने आपको बताया, इनको 5300 दिनों से ज्यादा इन बड़े लोगों को जिन पर इल्जाम थे करप्शन के, उनको जेलों में रखा गया, नैब कस्टडी में रखा गया। अल्टीमेटली वही कानून तब्दील हुआ, या कानून तब्दील होने से पहले ही तकरीबन 80% जो मुल्जमान थे उनकी जमानतें होंगी, उनके केसेस खत्म हो गए, और मजमूई तौर पर 28 अरब जो कि हमें मालूम है सरकार का खर्च हुआ है, इससे हो सकता है ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। और जो रिकवरी है ये हैरानकुन तौर पर इन किरदारों से जीरो है। इनकी जो पॉलिटिकल किरदार हैं बड़े बड़े, जिन पर इतने ज्यादा करप्शन के केसेस की कहानियां चली, स्टोरीज की गई, और मकसद ये है कि जब से नैब इतने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को कर रहा है, केसेस करता है, और ऐसे भी केसेस हैं कि आज जो नैब ने इस पैनामा केस में नवाज शरीफ के जवाब में उन्होंने कहा था कि जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केस फाइल करें, हमारी नज़र में ये केस बनता ही नहीं था, हमने उनके हुक्म पर ये केस फाइल किया है। तो आप देखिए कि एक इन्वेस्टिगेशन जो का इदारा है किसी के खिलाफ केस करता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है, क्या आपके ख्याल में उसको वो कंपनसेशन करनी चाहिए मुलजिम को जो बाइज्जत बरी हो गया? इसी तरह से मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। मीर शकील रहमान साहब का एक केस था, उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए। तैयबा गुल का केस था, वो बाइज्जत बरी हो गई, और नैब इन केसेस में अपील में भी नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको इतने दिनों में जेलों में रख के बदनामियां की गई। इसी तरह से कई हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें नैब ने खुद बताया हुआ है कि वो अपील में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब मकसद ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है जिस पर हम रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों की बदनामी होती है, चीजें होती हैं, लेकिन हासिल निकाल नहीं हो रहा है। वैसे मुझे एक बात, जैद आप भी रिपोर्टर हैं, मैं भी रिपोर्टर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं कोई गलत खबर फाइल करूँ इस पे, खुदा ना खास्ता, और वो खबर गलत निकला, मेरे चैनल के लिए, मेरे मीडिया हाउस के लिए, पहले साफ ज़रा डॉन न्यूज़ प्रिंट में रहा बड़ा लंबा अरसा, फिर टीवी पे है, मैं अगर गलत खबर देता हूँ किसी बंदा आपके हवाले से सपोजली दे देता हूँ, जहद आज 10 गिलास पानी पिए गया तो 2 कप चाय ज़्यादा पिए गया और ये ख़जाने पे बोझ है, मेरे चैनल के लिए मसला है सर। मेरे रेगुलेटर बैठा है, मुझे पैमरा में साफ ज़ाहिर है, मैं 15 केसेस हुए थे जब 92 में थे, बाद में हमने 45 पेशियाँ भुगती, वहाँ पे सारे केस अल्हम्दुलिल्लाह जीते हमने। हम अदालतों में गए, अदालतों पे केसेस हुए, वहाँ पे किए। हमारे लिए तो रेगुलेटर बैठा हुआ है सर, पैमरा भी बैठा है, अदालतें भी हैं, हमारे चैनल को भी जुर्माना हो सकता है, मेरा शो भी बंद हो सकता है, हम पे कदगने भी लग सकती हैं, जॉबलेसनेस भी हो सकती है, यहाँ पे इवन खुदा ना खासा चैनल के लाइसेंसेस भी कैंसिल हो सकते हैं। ये सजाएं मतलब माजी में दी जाती रही है, मैं कोई वो बातें नहीं कह रहा, चैनल्स को दी गई हैं बहुत सारों को, मतलब है मेरा फिर अदालतों से भी सजाएं हो सकती हैं, डैमेजेस भी हो सकते हैं, सिविल, मतलब हमारे जैसे रिपोर्टर जो इतनी केयर करते हैं किसी पे, आप खुद मुझे पता है कितने बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर और बहुत सारे शहर में अगेन बड़े अगेन अच्छे रिपोर्टर्स हैं,
हम इतनी केयर करते हैं एक खबर के लिए कि कितनी इन्वेस्टिगेशन करके क्रेडिबिलिटी खत्म ना हो, हमारा चैनल, हमारी अपनी इदारे की, किसी की। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि जनाब कि आप ये मान रहे हैं कि वही प्रोसिक्यूटर जिन्होंने सजा दिलवाई थी वही प्रोसिक्यूटर आज वहाँ पे केस वापस ले रहे हैं और किसी के हेड्स रोल नहीं हुए, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया और किसी को फायर नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया। बंद नहीं किया। हमारी तो अकाउंटेबिलिटी होती है, रोजाना होती है टीवी पे बैठ के। कोई खबर गलत कह दें तो हम तो फड़े जाते हैं, वो सब फड़े जान के, जो हमारे मरहूम यार वो उमर शेख साहब कहते होते थे। इधर तो कोई नहीं फड़ा जाता सर। ये तो कल फिर बैठेंगे, फिर वही। क्लास साहब आप देखिए कि 2004 के बाद से नैब ने सरकारी खजाने से 67 अरब रुपए खर्च किए हैं अब तक, और 5300 से ज्यादा रेफरेंसेस फाइल किए हैं वकीलों की फीसों पे, मतलब वकीलों की फीसों पे, अपने सब्सिडाइज खानों पे, अपने बोनसेस पे, अपनी तनख्वाहों पे, अपने पर्क्स प्रिविलेजेस पे, फॉरेन ट्रिप्स पे, टीएडीए पे 70-80 रुपया वो खर्च कर रहे हैं। और ये टेंजिबल चीजें क्लास साहब जो वो बता रहे हैं कि अवाम का पैसा, अवाम का वक्त, अदालतों का वक्त जाया हुआ। मैं दोनों को काटना चाहूंगा, आई एम सॉरी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको नैब की हिस्ट्री से मैं बता सकता हूँ कि नैब ने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए मुल्क से बाहर पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस लाया है आज तक की तारीख। मुबारक सर, मुबारक, कौम को मुबारक। 70 अरब रुपया खर्च करके 2.5 करोड़ रुपया यार, थैंक यू वेरी मच। इतने ग्लूमी एनवायरनमेंट में आपने 20 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिस पर नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया हुआ है लिख के, ये भी मैं आपको शायद हो सकता है आपके लिए ब्रेकिंग स्टोरी हो सर, नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है अपनी रिकवरी शो की हैं, उसमें 190 मिलियन पाउंड रिकवरी अपने खाते में डाली हुई है नैब ने जी। ये आपको ब्रेकिंग स्टोरी आपके लिए हो सकती है कि जी कैसे डाली हुई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट को अभी नई कहानी सामने आ गई है। कैसे नैब ये क्लेम कर सकता है? नैब सारी वो क्लेम कर रहा है जो नैब ने इन बड़े बड़े। अच्छा जाहिद, हम आपसे लेकर लास्टली यू आर ए डैम गुड रिपोर्टर आई मस्ट से, और इस पे आपने करना है टीएडीए वाले फिगर आपने निकाल के देने कितने डॉलरों के इनको टीएडीए बनते। लास्टली आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसाक निसार साहब इनसे पहले के दौर में एक लिस्ट बनी हुई थी नैब के केसेस की, 175 मेगा केसेस, हु वाज इन्वॉल्व नाम थे। क्या बना उनका, किधर गए वो 175 मेगा केसेस जिसमें बड़े बड़े बिग गन्स इन्वॉल्व थे? कभी नहीं सुना, वी नेवर हर्ड ऑफ इट। क्या बना सर उनका? 179 हाई प्रोफाइल। अच्छा 179, अच्छा सॉरी मैंने 4 कम कर दिए। और नैब बताता था कि ये कौमी खजाने से 1100 अरब रुपए लूटे गए हैं माफी 179 मेगा करप्शन के केसेस में। उसमें तो मेगा करप्शन के केसेस यही इसाक डार साहब के केसेस थे, इस तरह के केसेस थे जिनकी खुद बखुद ही केसेस वो हुमायूं अख्तर के थे, हारून अख्तर के थे, लंबी लिस्ट है, किसी बार निकाल लो कहेंगे तो पढ़ के सुना देंगे, लंबी लिस्ट थी, बड़े बड़े लोग थे उसमें शामिल। क्या बना उनका लास्टली ब्रीफली अगर बता दें प्लीज। उसमें एक दफा केसेस बंद कर देता है नैब, जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन के केसेस थे या चौधरी ब्रदर्स के थे, बंद कर दिए फिर दोबारा खोल दिए। 1999 से अब तक वही 179 मेगा केसेस खुलते रहे हैं और बंद होते रहे और मेजॉरिटी को क्लीन चिट मिल चुकी है और पब्लिक ऑफिस होल्डर से एक पैनी भी रिकवर नहीं हुई अभी तक। नहीं रिकवरी आपने बताई तो 70 अरब रुपया उन्होंने बादशाह खर्च करके 2.5 करोड़ रुपया ले तो हैं। क्यों इतना ग्रेटफुल हो रहे हैं यार, क्यों आप बेचारे नैब के एफर्ट्स को नहीं मान रहे? बड़ा जायद थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, वेरी रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर की, थैंक यू जी। जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद थे और वो नैब की परफॉर्मेंस से बात कर रहे थे। रिसर्च बेस्ड ही उन्होंने नैब की परफॉर्मेंस जो लोगों के सामने खोल के रखी। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनेट खजाना कमेटी की जो मीटिंग हुई आज, उसमें कुछ इंकशाफात हुए, क्लासेस साहब भी मौजूद थे, उनसे ही बात करेंगे। और सलीम मांडीवाला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि आज क्या हुआ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम मांडीवाला साहब।
अच्छा सलीम, अनवर साहब आज जो है वो सेनेट की खजाना कमेटी की एक मीटिंग हुई और बड़ी उसमें अगेन रिवीलिंग चीज़ें सामने आई। क्लासेस साहब जैसे भी ब्रेक में भी कह रहे थे कि इट ऑलवेज इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि जो चीज़ें सामने आती हैं वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग होती हैं। सो कमिंग टू दिस पॉइंट कि जिस तरह से ये $1 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इंकशाफात हुए, जिस टाइम पे एग्जैक्टली उस टाइम पे जिस टाइम पे पाकिस्तान IMF से ये पैसे मांग रहा था, तो इसके बारे में और इसके अलावा जो आज की मीटिंग में रिवीलिंग फैक्ट सामने आया उस पर क्या बात करेंगे? इससे पहले आप जवाब दें, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। $1 बिलियन की ये बात उन मुसद्दिक मलिक साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ जो ओवर वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिंग की है, तो उसके फिगर बता रहे थे कि अगर 460 के ऑडिट कर लिया जाता तो जितनी अब तक चीज़ें सामने आई हैं, अब तक तो 80 बिलियन रुपीज़ के करीब है, तो शायद ये उतनी ये जाके अमाउंट बननी थी जो $1 बिलियन की जो हम IMF वगैरह से लेने की कोशिश कर रहे थे। जस्ट एक अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने इसके साथ वो किया था। मैं ये इसको क्लैरिफाई कर दूं। जी सर। जी क्लासेस साहब, एक तो देखें, आपको पता है ये तीसरी मीटिंग थी हमारी सोलर इशू के ऊपर, और इसमें उन्होंने जो रिवील किया वो ये किया कि 420 कंपनीज कोई और थी जो सोलर बिजनेस में है, मगर एक्चुअली जो कंपनीज में उनको गड़बड़ नजर आई वो सिर्फ 60 के करीब थी, 60 या 62 के करीब। जी सर। जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कोई 70 बिलियन रुपीस की ओवर इनवॉइसिंग हुई है। तो अब ये तो कस्टम ने तो बेसिकली डिक्लेयर कर दिया। अब मसला ये आएगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करे। मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। अब कस्टम वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बैंकर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, फॉरेन कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये इतनी, आपको पता है, वाइट कॉलर क्राइम इज नॉट दैट इजी टू डिटेक्ट एंड टू फाइंड द कल्प्रिट्स। तो इसमें हमें किसी ना किसी और एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि जहां क्राइम कमिट हुआ है हम उन्हीं को नहीं कह सकते कि आप इन्वेस्टिगेट करें। जी। तो अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि कौन सी एजेंसी पाकिस्तान में केपेबल है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, मेंबर कस्टम सिर्फ एक ही चीज कहती थी, हमने FIR काट दी, हमने FIR काट दी। FIR काटना तो सबसे आसान काम है, और उससे फिर यह है कि ये अपनी जान छुड़ा लेते हैं और कहते हैं जी अब FIR कट गई तो अब तो मामला चलेगा, कोर्ट में होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगा। तो वो तो एक तरीके से एक इशू को साइडलाइन करने वाली बात है। तो अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मैटर किसको दें। अच्छा सर, ये आपने बड़ी, मैं तो आ रहा हूँ, इसको रेगुलरली कवर भी कर रहा हूँ, मीटिंग जिनका कह रहे हैं, मैं खुद भी वहाँ पे 3-4 घंटे बैठ के सारी प्रोसीडिंग हमने सुनी है। बात जो अल्टीमेटली आती है, कस्टम अपनी जगह पे, FBR अपनी जगह पे, उनकी कहाँ पे वो ठीक है, लेकिन जो सवाल वो रेज करते हैं सर, कस्टम करे FBR करे, जो बड़ी हद तक मुझे कन्विंसिंग लगता है कि बैंक में आप कैश जमा करवाएं। मतलब मैंने 1-2 दफ़ा कोई मेरी सैलरी का कैश जमा हुआ, मैंने करवाया वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ से वो अलर्ट जारी होते हैं कि जी आपकी ये कैश आप जमा करवा रहे हैं। मतलब है कोई अगर हो यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस कैश हो रहा है, कोई बैंक का अलर्ट नहीं है सर उनके पास। बैंक वाले, मतलब मैं सारी आपकी बात थोड़ी सी हो गई, आज जो आपके सामने ब्रीफिंग दी है उन्होंने, मैं वो भी देख रहा था, उसमें बताया कि जिस बंदे की 1 करोड़ रुपए की वर्थ थी उसने 10 अरब रुपए के इंपोर्ट कर लिए है। मतलब अंदाजा करें, जिसकी 1 करोड़ की वर्थ है 10 अरब। अच्छा एक सर लास्टली सर, एक नॉन फाइलर भी था जिसने फाइल ही नहीं की, जिसका टैक्स नंबर भी नहीं है, उसने इंपोर्ट कर रही है बिलियंस ऑफ रुपीज की। तो बैंक वाले क्या कर रहे थे? दे वर पार्टनर्स इन क्राइम सर, जो बाद में बेचारे कहते हैं। जी सर, दे आर पार्टनर, बिल्कुल है, ये फैक्ट। तो उस पर स्टेट बैंक के कोई अलर्ट नहीं जारी होते? कोई उनका अपना एक यूनिट है कि इतनी अमाउंट अगर आपकी कैश में जमा करवाई है, जैसे मैंने अपना बताया कि मुझे आई तो मैंने उसमें जमा करवाई, तो उसमें तो यही चीज़ें आती हैं सारे। वो कहते हैं जनाब कि फिर उनको बताना पड़ा, उनको चीज़ें देनी पड़ती हैं आपकी कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, सोर्सेज ऑफ इनकम बताने पड़ते हैं। हमारे तो अकाउंट ही नहीं खोलते जब तक चीज़ें ना बताएं। क्लासा साहब, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ जाएगी नेक्स्ट हमारी मीटिंग तक, तो उसमें फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ कॉम्पिटेंस भी नहीं है ना। हम अगर FIR को देते हैं तो उनका भी कोई हाल नहीं है, हम अगर NAB को देते हैं वो तो बिल्कुल हाल नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं है। किसको दें ये नहीं समझ में आता। नहीं,
अच्छा सर, ये तो चलो इस पे तो आप ये करते रहे, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आज बड़ा एक अहम इशू था जिस पे ह्यूमैनिटेरियन भी था और आपने और कमेटी मेंबर्स ने बड़ी कंसिडरेशन आपने दिखाई है, वो था डेली वेजेस जो टीचर्स हैं जो जहाँ पर जी आप खुद यू आर शॉक टू हेयर इट के 5 महीने से 32,000 रुपए तनख्वाह है बेचारों। 32,000 में क्या बनता है सर? 5 महीने से AGPR वाले तनख्वाह नहीं देते, इसमें ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करना चाहती, लोगों को बेचारे उस्तादों को जलील करना वो करके रख देते। जो आपके सामने मसला लाया गया है, लोग अब आपकी कमेटी में आना शुरू हो गए अपने मसाइल हल कराने के लिए सर। नहीं, वो इसलिए कि कोई हेल्प ही नहीं करता पाकिस्तान में, किसी को कोई सुनता ही नहीं है। तो आज वाला इशू था क्या सर जो डेली वेजेस का टीचर्स का है सर? आप सर वो ये इशू था कि जब ये जुलाई में हमने मिनिमम वेज फिक्स की ना 35,000 रुपए या जो भी फिक्स की, तो इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का बताया कि जी हमने ये 11 जुलाई को या 12 जुलाई को हमने ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया, और जिसको AGPR कह रहा है कि हमें मिला ही नहीं। आज हम तकरीबन नवंबर एंड में आ गए, जुलाई का नोटिफिकेशन AGPR को नहीं मिला, उसकी वजह से उन्होंने उनकी तनख्वाहें बंद कर दी 5 महीने से। सोचें आप जरा। नहीं, आपने खासी क्लास ली आज उनकी, वो जो आए हुए थे AGPR वाले, कि मतलब बेचारे जिनकी तनख्वाह 32,000 रुपए, वो कहते नहीं हम तो 25 पे देंगे क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला हमें 5 महीने से। कोई मैंने AGPR वाले से पूछा कि तुम्हारी अगर 5 महीने तनख्वाह बंद होती तो तुम्हारा क्या हाल होता? सर वो बच्चों को लेके वो पहले मीडिया हाउसेज में जाता, फिर बच्चों को सामने लेके आकर थ्रेट करता, जी मेरा अगर ये ना हुआ तो मैं भूख हड़ताल करूंगा और पता नहीं क्या कुछ कर लूंगा। अगर उसके साथ होता तो उसने ये करना था सर ये। और वो टीचर्स मुझे मीटिंग से पहले मिली, वो कहती है जी हम हर जगह कहें हमारी कोई सुनता ही नहीं है बात। अच्छा। और आज ये एजेंडा पे नहीं था, वो तो मेरे ऑफिस में आई, तो मैंने कहा आप लोग कमेटी में आए, हम कोशिश करेंगे कि वहीं आपका हल करें मामला। सर आपकी वजह से, इंटरवेंशन की वजह से मैं मतलब हम हर वक्त आप लोगों को बैशिंग तो करते रहते हैं, हमारा एक बनता भी है, क्या करें बैशिंग ना करें खबर नहीं बनती। लेकिन मैंने 3-4 बड़ी अच्छी चीजें देखी हैं, लोगों को बताने दें वंस यू आर ऑनलाइन। एक, आपने आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब आए थे 2-3 दफा, उनका 20 अरब रुपया नहीं दे रहे थे, पता चला है सर आपकी इंटरवेंशन के बाद, आपकी प्रोसीडिंग्स के बाद 20 अरब रुपया उनको रिलीज हुआ है सर। इसके बाद यहाँ पे आपको याद होगा फैसलाबाद में एक बैंक फ्रॉड हुआ था जिसमें जनरल वो तारिक परवेज साहब, फॉर्मर कोर कमांडर, वो क्वेटा की फैमिली थी, 25-30 करोड़ रुपए उनके चले गए थे। आपके इंटरवेंशन से स्टेट बैंक दीगर से उनको पैसे मिले। आज हमने देखा है टीचर्स वाला वो जो था डेली वेजेस वाला वो मसला, आप तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो सुओ मोटो वाली पावर्स आती जा रहे हैं। कभी लोग सुप्रीम कोर्ट को देखते थे, अब आपकी तरफ आना शुरू हो गए सर। नहीं सर, वो सुओ मोटो की बात नहीं है, बात ये है कि वी आर हियर फॉर द पीपल ना जी। हमारा और क्या काम है? अगर हम लोगों को सर्व नहीं कर सकते क्लासरा साहब, तो और तो हमारा पार्लियामेंट में आने का कोई काम नहीं। नहीं, लोगों का एतमाद बढ़ा। अच्छा, एक और चीज़ थी जो मेरा ख्याल था कि शायद आप उस पर एक्ट करेंगे, या मैं ज़्यादा हमदर्दाना देख रहा था। एक उसका लाया गया डिसीज आदमी का, जो मेरा ख्याल है इसमें थे ये ज़री तरक्याती बैंक का, कि 15 लाख रुपए का लोन था, वो 15 लाख रुपए का कर्जा भी दे चुके, वापस कर चुके हैं, और 25 लाख रुपए का सूद बना हुआ है सर उस पर। नहीं, वो ZTPL का नहीं था, वो था वो लेडी जो आई थी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। अच्छा, उसका HBFC का था। हाँ, वो बेचारी का 15 लाख का लोन है। अब उसका भाई जो है वो बेचारा जॉबलेस है, उसके पास कुछ अर्निंग नहीं है। अब वो आके मेरे ऑफिस में 2-3 दफा रोई है। सर इस पे तो थोड़ा सा आपको जरा उनको वो करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि आपके ऑर्डर्स हैं, क्योंकि आप खुद फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे तो थोड़ा सा, जैसे आपने पहले बहुत सारे केसेस किए हैं, तो मेरा ख्याल है उसकी कोई हेल्प बनती थी। आज कमेटी थोड़ी सी नहीं हम करेंगे। वो दोनों मैटर जो है ना, वो हमने रिपोर्ट मांगी है जी, उसकी भी रिपोर्ट मांगी है, और ZTPL में जो आदमी की डेथ हो गई है जी, उसकी फैमिली ने भी मुझे लेटर लिखा है, उसकी बीवी ने और बच्चों ने, कि जी हमारा तो आगे पीछे कोई है नहीं, हमारा तो वालिद गुजर गया, अब ये कहते हैं कि उसके खिलाफ ये चार्जेस हैं, तो उसके जो ड्यूज बनते हैं उसकी सर्विस के, वो हमें दे नहीं रहे। तो सर ह्यूमैनिटेरियन चीजें हैं ये, पता नहीं लोग क्यों इससे जुल्म करते हैं लोगों पर। सर आप ऊपर बैठे हैं, आपका एक क्लाउड है, आपकी एक अथॉरिटी है, तो इन चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के लिए, इन मजलूमों के लिए आप जरूर पहले भी करते रहे। आई एक्सपेक्ट के मजीद आप इनको तो जाने छुड़वाएं, जिनका 25 लाख रुपए का बिल बनाया है सूद का, या जिनका वो बेचारे के डिसीज है, डेथ हो गई, उसके वो ड्यूज निकाल के बैठे हुए हैं। अच्छा सर, कमिंग टू अनदर पॉइंट, वो आपकी एक सियासी खबर में बात कर लें,
वो आपको सुना बगैर आपके नोटिस के चीफ और विप बना दिया है सर, इसकी क्या कहानी है सर? सर ये एक्चुअली क्या हुआ है, सर जो मुझे पता चला है, जो मैंने पता करा है, वो ये हुआ है कि मैं पिछली गवर्नमेंट में चीफ विप था जी और डार साहब लीडर ऑफ हाउस थे। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है कि बजाय हम किसी नए आदमी को बनाएं, उन्होंने कहा जी दे विल कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ इलेक्शन। जी तो वो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कुछ बनाया गया है। वो उन्होंने बजाय किसी नए आदमी को लगाने के लिए उन्होंने, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वही है, लीडर ऑफ हाउस भी वही है, बट वो ऑब्जेक्शन जो सेनेट से आया है ना, और वो सही आया है। शाहदत अमान साहब ने ऑब्जेक्शन किया था कि लीडर ऑफ हाउस और चीफ विप पिछली गवर्नमेंट के कैसे हो सकते, जी, और वो सही ऑब्जेक्शन किया था उन्होंने। तो आपका मैं पढ़ रहा था, अगर मैंने सही पढ़ा है कि आपसे कोई कंसल्टेशन भी नहीं की गई बिफोर कंटिन्यूएशन नहीं, ऑफ? मेरा नहीं ख्याल कि किसी से कंसल्टेशन की गई। तो आपका ख्याल है होनी चाहिए थी आपकी, प्राइम मिनिस्टर साहब को आपको पहले कॉल करनी चाहिए थी, एतमाद में लेना चाहिए था? नहीं, वो मेरा ख्याल उन्होंने सोचा कि भाई अभी 1-2 महीने की बात है, अब हम नए बंदे अपॉइंट करेंगे, वो नई तरीके से चीजों को देखेंगे, तो उन्होंने प्रॉब्ली ये सोचा। कोई नोटिफिकेशन इसका इशू नहीं हुआ। अच्छा, मतलब कंटिन्यू टिल फर्दर ऑर्डर वाला हिसाब उन्होंने है। कहा जी ये टिल द न्यू गवर्नमेंट कम्स और न्यू पीपल कम दे शुड कंटिन्यू। मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है केयर टेकर अनवर काकड़ साहब, ये भी आपकी फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहे हैं, आपकी कमेटीज में ये भी कई दफ़ा हमने सुने फड्डे, मतलब बहस मुबहसे, शूटिंग मैचेस, तो ये तो आपकी कमेटी में रहे हैं अनवर काकड़ साहब इसी फाइनेंस जी में? जी, हमारी ठीक है। कमेटी में रहे, मेरे कोलीग हैं, मेरे साथ बैठते रहे सेनेट में। और वहाँ मशहूर ज़माना एक हुई थी सर, वन ऑफ द लास्ट मीटिंग्स में, वो सादिया बासी सादिया साहबा बासी। और ये काकड़ साहब की बड़ी एक उसका उन्होंने Heated हवाला भी दिया था discussion। पिछले दिनों वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो जी, जी, जी। सहाफियों से मिल रहे थे। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया सर जी आपका, बहुत शुक्रिया। thanks a सलीम lot। मांडवाला साहब हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।